और सर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अभी मैक्सिमम मेरे पास 70 या 80% जो है फीमेल ही आ रही है जो मैं ओके। देख रहा हूँ। तो उसमें क्या था सर, उनको जो है मतलब एक साइड में पेन था सर, और वो मीडियल साइड सर, नी जॉइंट पेन। जी। और उनको जो गैप बहुत ज्यादा तो कम नहीं था सर, हल्का सा जो है सो ऑस्टियोआइट सो रहे थे, और हल्का सा गैप कम था मीडियल साइड में, और उसी साइड में उनका पेन था सर। ओके। और उससे नीचे जो अपने सर इंद्रवस्ती मर्म होता है ना, पैरों में नीचे थोड़ा थोड़ा दर्द जाता है, जबकि ऊपर से सियाटिका वाला दर्द है, केवल वो पिंडलियों में दर्द और बताती है वहां पर। उनका कहना ये था। और मैंने उनको सर दवा के देखा था, तो दवाने से दर्द उनको आराम मिला, यानी कि सर आम बात में सर दवाने से आराम मिलता है सर। तो लेकिन क्या था, जिब्बिया तो उनकी मलिन थी, उन्हें मल के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन गैप कम होने की वजह से लग रहा था गैप, क्योंकि दर्द एक साइड ही उसी जगह था, बाकी क्योंकि इन्हें मॉर्निंग स्टिफनेस तो नहीं है, ओके। सुबह जो है दर्द वगैरह कुछ नहीं होता। उनका कहना ये है कि काम जो करते हैं उसके बाद दर्द बढ़ता है, यानी कि खड़े रहे बहुत देर तक, और हर समय ही दर्द रहता है, थोड़ा बहुत शाम के टाइम जरूर जब बढ़ जाए, नहीं तो हर समय। तो ये सा इंडिकेशन भी कर रहा है कि उनका जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ही होगा सर। यानी कि सर पे देख लिया तो वो मलिन थी सर, लेकिन ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं थे जो हमारे आम बात के थे सर, मतलब बाकी मल का भी उन्हें क्लियर नहीं था, पेट ठीक था, लेकिन उससे पहले उन्हें जो था पाइल्स की ब्लीडिंग पाइल्स भी हुई थी, जिसकी उन्होंने दवाई ली थी, और साथ में उनको जो है मतलब थायराइड भी थी सर उनकी, मतलब 12 रही होगी, जिसकी 75 टेबलेट ले रहे हैं। अभी तो करंट सर में इस वजह टीएसएच से कितना चल रहा पाइल्स। है सर? जी सर। करंट में टीएसएच कितना चल रहा है उनका? नहीं टीएसएच उन्होंने अभी तो नहीं करा, कि पहले का उन्होंने बताया था सर, उन्होंने उससे कह दिया है, फिलहाल उन्होंने टेबलेट जो 70 में चल रही है। ओके ओके। ये जो केस है सर, ये क्लियर कट ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस लग रहा है इस समय पे हमें। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर आप थायराइड की हिस्ट्री बता रहे हैं, हाइपोथायराइडिज्म की हिस्ट्री। हाइपोथायराइडिज्म की हिस्ट्री में जिब्बिया मलिनता जरूर मिलती है, क्योंकि मैंने आपको शायद प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि हाइपोथायराइडिज्म जी एक सर। कफ प्रधान रोग है। कफ की अधिकता होने की वजह से रोग होता है, मंदाग्नि की वजह से होता है। तो यहाँ पर आपको वही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अपनाना है जो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में अपनाते हैं, यानी संधिवात में। लेकिन साथ में आपको दीपन पाचन चिकित्सा का प्रयोग करना है, जिसमें नागरमोथा बहुत अच्छी औषधि है जो आप करते ही हैं प्रयोग, और रिजल्ट भी आपने देखे हैं। नागरमोथा का प्रयोग करें, और साथ में संधिवात की औषधियों को आप उसमें इंक्लूड कीजिए, रिजल्ट डेफिनेटली पाइल्स मिलेगा। जी। नहीं सर, ब्लीडिंग पाइल्स भी है, तो किसी किसी को सर क्या होता है कि जैसे हम गुग्गुल वगैरह या गर्म चीजें सब जैसे बताते हैं ना, दवा गर्म है तो वो दिक्कत करती है, तो वो सर थोड़ा पाइल्स की वजह से रुक गया सर, मैंने दवाई भी अभी मैंने अग्नि गर्म किया है सर उनका, सरसों सलाह के द्वारा, लेकिन बाकी मैंने अभी दवाई के लिए अभी अजमोदादी ना देखे सर, अभिव्यक्ति कर दे दिया था, मैंने कहा पहले पेट सही कर, बाकी आपसे राय ले लूंगा, इसलिए मैंने अभी उन्हें बाकी मेडिसिन कोई भी नहीं दी अभी, ठीक है ठीक है। अजमोदादी और हार्ट की छूट दी है सर। ठीक ठीक ठीक। कोई नहीं, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि उनको ब्लीडिंग पाइल्स है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। यदि आपको डाउट लगता है ऐसी कंडीशन में, तो ईसबगोल हस्क जो आते हैं उसको आप इंक्लूड कर दीजिए। तो वो एक तो तरीके से फाइबर फाइबर है, हाईली फाइबरस है। तो उनको वहाँ पर जो मलबद्धता की समस्या आएगी, जिसकी वजह से जो मैंने बताया था एक डायग्राम के थ्रू, कि ब्लड वेसल्स वहाँ की ऐसे आ जाती हैं एक लूप बन करके। वही लूप जब डिस्टर्ब होता है, उससे मल का रगड़पन जब आता है, तो स्पेशली उनको ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। दूसरा जो वहाँ पर जो अपना जो आप उष्णता की बात कर रहे हैं, उस उष्णता को भी बैलेंस करने का काम करेगा ईसाबगोल। तो आप उसको भी उसमें ऐड करेंगे तो डेफिनेटली लाभ मिलेगा। आप बिल्कुल ट्रीटमेंट ये सब स्टार्ट गोल, कीजिए। जी सर। सर ये सब गोल उसी प्लस छोड़ना। हाँ 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 हाँ। भूसी, ईसाबगोल भूसी का प्रयोग ठीक है, करें आप। जी। बाकी सर मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा, आप लेक्चर शुरू करिए सर हाँ हाँ। ठीक, थैंक यू सर। ओके ओके। चलिए, नमस्कार डॉक्टर्स। आप सभी शायद जानते हैं मुझे, जो नहीं जानते तो मैं बता दूं आपको। इसमें कुछ नए वैद्य गण जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा ग्वालियर से हूं, और कंप्लीट आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहा हूं, काफ़ी समय हो गया है।
और काफ़ी समय से क्लिनिकल आयुर्वेदा के ऊपर लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वो क्लिनिकल लेक्चर्स जो मैं आयुर्वेद के प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके थ्रू कई वैद्य गणों को जो एलोपैथ की तरफ इंटरेस्टेड थे, ईश्वर की कृपा से आज आयुर्वेद में अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आयुर्वेद के लिए अपना समर्पण दिखा रहे हैं। ये वेबिनार, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, मेरे पास कई क्वेश्चंस आए थे कि ये 9 रुपये जो फ़ीस रखी है वो एक्चुअली 9 रुपये फ़ीस नहीं थी, मिनिमम एक एंट्री फ़ीस रखी थी कि इतना आप, अदरवाइज़ आपको करना है पे या नहीं करना है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्योंकि ये टोटल मैं इस तरीके से इस वेबिनार को लेना चाह रहा हूँ, इस वर्कशॉप को लेना चाह रहा हूँ जहाँ अपन 2 सेशन में इसको डिवाइड करेंगे। एक सेशन में हम डिवाइड करेंगे कि आयुर्वेद को समझने का क्या हमारा प्रोटोकॉल होना चाहिए, क्यों कॉलेज के अंदर हम आयुर्वेद को उतना नहीं समझ पाते हैं कि वो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम आ सके। और ये मैं खुद के सेल्फ एक्सपीरियंस से बोलने जा रहा हूँ कि ना ज़्यादा गुरु का कोई सानिध्य प्राप्त होने की वजह से, ना कोई पर्टिकुलर एक गुरु मुझे सानिध्य में मिले हो उनकी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई, बल्कि एक स्किल होती है जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था, सभी ग्रुप्स में गया होगा। वो स्किल एक डेवलपमेंट की वजह से मैं ये सारी चीज़ कर पाया हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वर्कशॉप को। आयुर्वेद को समझना क्यों आवश्यक है, इसके लिए हम पहले स्लाइड ले लेते हैं। स्लाइड को हम थोड़ा ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। उस स्लाइड के ऊपर हम वर्क करते हैं, वो थोड़ा सा आपके लिए बेटर रहेगा। हाँ, स्लाइड आपको क्लियर दिख रही है? सभी को स्लाइड क्लियर है डॉक्टर्स? यस सर, यस। ओके ओके ओके। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई हमें आयुर्वेद में ही प्रैक्टिस क्यों करनी है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आयुर्वेद में ही प्रैक्टिस क्यों करनी है, क्या ऐसा आयुर्वेद में है जो हमें अन्य पैथियों से डिफरेंट बनाता है। क्योंकि पहले आपको अपना उद्देश्य समझ में आना चाहिए, तब तो आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो आयुर्वेद को समझना और आयुर्वेद से प्रैक्टिस करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आज इतना ज़्यादा दूषित वातावरण है। चाहे फूड ले लीजिए, चाहे आप एनवायरनमेंट ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए। दूसरा, हमारी हैबिट्स ले लिए जिनको हम अपनी बिहारचर्या के अंतर्गत लेते हैं आयुर्वेद में, जैसे फास्ट फूड खाना, देर से जागना। तो एकमात्र पैथी है इस दुनिया की जो शरीर के शुद्धिकरण के बारे में बात करती है, जो मन के शुद्धिकरण के बारे में बात करती है। सिर्फ ओनली वन पैथी इन दिस वर्ल्ड जो कहती है कि नहीं, शरीर का शुद्धिकरण होना चाहिए, मन का शुद्धिकरण होना चाहिए, इसके अलावा कोई पैथी नहीं है। तो इस वजह से भी हमको इसको करना है। दूसरा कि आज के समय पर जहाँ बहुत सारी ड्रग रजिस्ट हो चुकी हैं एलोपैथ की, कई डॉक्टर्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो प्रैक्टिस करते वक्त पेशेंट को रिलीफ नहीं दे पाते। तो आयुर्वेद में ना के बराबर रेजिस्टेंस है। अगर कास्ट औषधियों को लें तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। दूसरा, ये एक लाइफ साइंस है, एक जीवन का विज्ञान है कि आप कैसे लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट अर्निंग वे में हम देखें, जिसके लिए सभी शायद सुनना चाह रहे हो कि रुपए कमाने के बेसिस पर, तो बिल्कुल सुनना चाहिए। समाज सेवा के साथ खुद की सेवा भी अगर हो सके तो वो उद्देश्य भी परिपूर्ण होना चाहिए। आचार्य चरक बोल चुके हैं, रुद्र भाग के बारे में बोले और अन्य भागों के बारे में भी बोले हैं, और रोगी के लिए भी बोले कि आड्यवान विषग वश्यो ज्ञापका सत्वान अपीचा। तो आड्यवान क्यों बोला है, कहीं ना कहीं हमारा भी इंपॉर्टेंस है, उनका भी है। सो आपको आयुर्वेद इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जिनका ट्रीटमेंट एलोपैथ सिस्टम में नहीं है। गौर कीजिए, ट्रीटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रीटमेंट का मतलब उपचार, ना कि सिम्टोमेटिक रिलीफ। सिम्टोमेटिक रिलीफ हर जगह पे मिल जाएगा, लेकिन उपचार रोग की समाप्ति,
ये सिर्फ आयुर्वेद ही बताएगा। और दूसरा जो पॉइंट है कि आयुर्वेद इतनी तेजी से मॉडर्नाइज हो रहा है, मॉडर्नाइज इन दैट मीन्स कि लोगों के बीच इतनी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ऐसा मान लीजिए कि गंगा बहना शुरू हो गई है, अब आप हाथ नहीं धो पाए उस गंगा में तो गलती आपकी होगी। जैसे यूट्यूब पर कोविड के समय पे एक आंधी आई थी और उस आंधी में यूट्यूब पर जिन लोगों ने चैनल बनाए वो लोग एकदम तरक्की कर गए, आगे बढ़ गए। तो वहाँ कंटेंट क्या था ये कुछ क्लियर नहीं था कि लोग घरों में बैठे थे, कैसी चीज़ उनको देखनी है क्या नहीं देखनी, जो भी आ रहा देख रहे हैं, टाइम पास करना है, 2 GB 2.5 GB जो भी डेटा उनके पास आ रहा है वो कंज्यूम करना है। कुछ वहाँ लर्निंग्स भी कर रहे थे, कुछ वहाँ ग्रो भी कर रहे थे। तो आज आयुर्वेद इस तरीके से प्रचलित है, हो सकता है आप में से कई वैद्य काफ़ी समय पहले अपनी डिग्री को कंप्लीट कर चुके हों, तो शायद आपने वो देखा हो जिस समय आपने BAMS में एडमिशन लिया था उस समय लोग वक्त पूछते थे आपसे BAMS होता क्या है। आज आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि BAMS हैं हम, या फिर ऐसा बता दीजिए आयुर्वेदिक वैद्य हैं हम, तो वो अपने आप आपकी डिग्री के बारे में बता देगा। इस समय अगर आपने अपना हाथ नहीं डाला आयुर्वेद में तो आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको लाड़ प्यार और सम्मान अपने घर में ही मिलेगा, दूसरे के घर में उम्मीद मत कर लेना। हो सकता है मिल जाए और हो सकता है ना मिले। आप अगर किसी अन्य पैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलती नहीं है, कीजिए, मैं मना नहीं करता, बट एक बार इस बात पर विचार कीजिए कि अन्य पैथी में यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप वहाँ पर ओनली RMP से ऊपर का दर्जा नहीं ले पाएंगे। RMP से ऊपर का दर्जा नहीं ले पाएंगे। वहाँ 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये की पुड़िया देने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर एक पेशेंट आपके पास मिनिमम 500 या 600 रुपये मिनिमम आपको दे करके जाता है। तो आप समझ लीजिए कि वहाँ 100 पेशेंट्स पर प्रैक्टिस कीजिए, जो कि एक नॉर्मल GP की प्रैक्टिस है। सर्दी खांसी जुकाम बुखार जो भी आपके यहाँ पे भी ठीक हो जाता है, उधर भी ठीक होता है। उतने ही समय में आपसे भी ठीक होता है, उतने ही समय में उनसे ठीक होता है। लेकिन यहाँ आपके पास जब क्रॉनिक केस आते हैं तो वो क्रॉनिक केस आपको लॉन्ग टाइम के लिए एक नाम, एक सम्मान, एक शोहरत देते हैं। एक नाम, एक सम्मान, एक शोहरत देते हैं। एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास एक रोगी जाता है तो वो ट्रीटमेंट जब कराने जाता है, उसको रिलीफ मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो अगर यदि उसको कोई सलाह देता है कि दिल्ली जाओ, आप एम्स में दिखाइए, तो वो इतना जल्दी एम्स में नहीं जाएगा। वो जाएगा पड़ोस के किसी डॉक्टर के पास कि भाई दूसरे, मान लीजिए जॉइंट पेन के ही पेशेंट हैं, तो वो दूसरे ऑर्थोपेडिक के पास चला जाएगा, तीसरे के पास जाएगा, मतलब शहर में ही लगभग 10-12 डॉक्टर्स को ट्राई कर लेगा, देन वो फिर एम्स की तरफ भागेगा। अब आयुर्वेद में सिस्टम क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने कह दिया, आप नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में सुनते भी होंगे, भैया यार वहाँ पे जाइए, फलाने फलाने वैद्य साहब हैं, दूर तो पड़ेगा आपको लेकिन ठीक हो जाओगे, तो वो ढूंढता ढूंढता 500-600 किलोमीटर दूर भी दवा लेकर के आता है। मैं MP से हूँ, मैं देखता हूँ कि फ्रैक्चर के लिए कोई वैद्य हैं बीना ववीना के पास, ये भोपाल के पास है, ग्वालियर से लोग वहाँ पर जाते हैं। सोचिए कि ग्वालियर के अंदर वो ट्रीटमेंट नहीं होगा। फ्रैक्चर तो एलोपैथ वाले भी ठीक कर लेते हैं, हर कोई ठीक कर रहा है, बट वो जाते हैं। तो ऐसी ख्याति सिर्फ आयुर्वेद के पास है। और आयुर्वेद में आपसे कोई उम्मीद लगा करके नहीं आ रहा है, और यदि आपने उसको उम्मीद नहीं है फिर भी अगर रिजल्ट दे दिया तो वो चमत्कार मानता है इसको। और कई वैद्य चमत्कार के रूप में पेश करते भी हैं कि हमने फलाने मरीज को ठीक किया, इतने दिनों में कर दिया, ऐसा कर दिया। करना भी चाहिए बट मैं नहीं करता, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा होता है, सो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो क्यों आयुर्वेद करना है ये। और एक और पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जिस चीज़ को अपने दिल से आप लगा करके सुनिएगा और दिल में बसाइएगा कि आपने आयुर्वेद की डिग्री की क्यों, ताकि आप आयुर्वेद की सेवा कर सकें। लेकिन हो क्या रहा है कि जिस आयुर्वेद ने आपको वो ख्याति दी, वो डिग्री दी, जिस डिग्री के सहायता से आप
मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर पहुँचे, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स को आप ले पाए, जिस आयुर्वेद की डिग्री को लगा करके आप एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब उसका बुढ़ापा आ गया, उसको आवश्यकता है सबसे ज़्यादा, उस समय आप उसको छोड़ के चले जाएं, तो सोचिए ऐसे पिता को कैसा लगेगा कि जिस बच्चे को बचपन से पाला सिर्फ इस उम्मीद में कि बाद में जाकर के मेरा सहारा बनेगा, और आज हम उसको छोड़ के चले गए। तो आज आयुर्वेद की जो दुर्दशा है ना, उसके लिए जिम्मेदार आयुर्वेद नहीं है, मैं और आप या अन्य वैद्य हैं जो कंप्लीटली आयुर्वेद के लिए अग्रसर नहीं हैं। तो इसलिए भी हमें एकजुट होकर के, एक समूह बन के, कम्युनिटी बन के, एक दूसरे का सहयोग करके लाइफ टाइम के लिए आयुर्वेद पर काम करना है। सो ये हमारा उद्देश्य होता है, क्यों आयुर्वेद के साथ हमें जाना चाहिए। तो यहाँ पर स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। बस हम कमज़ोर हैं, इसलिए सभी हमें कमज़ोर दिखता है। दैट्स द रियलिटी। हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इस वजह से हमें आयुर्वेद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। एक नॉर्मल सी चीज़ देखिए कि आप कॉलेज के अंदर जब पढ़े तो कुछ नहीं तो आपने वात पित्त कफ 3 नाम सुने होंगे, और 7 धातुओं के नाम हर किसी को याद होंगे, और 3 प्रकार के मलों के बारे में छोड़िए, 3 प्रकार के मलों के नाम सबको याद होंगे। आप गली कूचे में किसी बैठने वाले नॉन डिग्री वैद्य के पास आप जाइए, उसको इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी, बट वो आपसे ज़्यादा अर्निंग कर रहा होगा और ओनली आयुर्वेद पे फोकस कर रहा होगा। ऐसे कई वैद्य आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जब इस दुनिया में आए थे ना, आपके पास कपड़े भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, और जब आपने पहला कदम रखा तो सिर्फ आपके पास कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस था। एक बच्चे को देखिए, उसे नहीं मालूम होता कि वो गिर जाएगा, और वो खड़ा होता है, उठ करके चलने लगता है, दौड़ने लगता है। वो हमें आपको देख करके उस लैंग्वेज को सीख जाता है, उसके पीछे का ग्रामर नहीं मालूम उसको। ओनली कॉन्फिडेंस ही है आपकी लाइफ में जो आपको जीरो से टॉप लेवल तक ले जा सकता है, और वही कॉन्फिडेंस यदि लो हो जाए तो टॉप लेवल पर छाए हुए कई व्यक्तियों को नीचे गिरते हुए आपने और मैंने देख रखा है। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं आपको। धीरूभाई अंबानी के 2 पुत्र हैं, एक अनिल अंबानी और एक मुकेश अंबानी। अनिल अंबानी जी की एक कंपनी थी, स्मार्ट कंपनी, जिसके सिम्स कार्ड शायद आपने और हमने यूज किए हैं, और वो उस समय बहुत अच्छी टेलीकॉम में काम कर रही थी। वहीं मुकेश के पास ऐसा कुछ नहीं था, वो रिलायंस की सिम चला रहे थे, बट वो इतनी सक्सेसफुल नहीं थी। और आज की परिस्थिति में यदि आप देखें तो मुकेश अंबानी एट द टॉप लेवल और अनिल अंबानी लंदन के अंदर अपनी संपत्ति को बेच बेच के अपना खर्चा चला रहे हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं। क्यों? एक समय था जब उनके पास कॉन्फिडेंस आई था, एक समय है जब उनके पास कॉन्फिडेंस लो है, और कुछ आदतें गलत हैं। सो आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, और उस कॉन्फिडेंस के सहारे आयुर्वेद में आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है, इसी चीज़ पर हम आज चर्चा करेंगे। हाउ टू अंडरस्टैंड आयुर्वेदिक क्लिनिकल कंसेप्ट, जिसको मैं बोलता हूँ वे ऑफ थिंकिंग। आपके सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आप सोचेंगे आयुर्वेद के बारे में। आपको आयुर्वेद सोचने के लिए, बाहुबली मूवी देखी है आप सभी ने हिस्टोरिकल मूवीज़ देखी हैं, अभी रिसेंटली आदि पुरुष आई सभी ने देखी है। अभी एक मूवी का और ट्रेलर लॉन्च हुआ है, कल्कि 2989 कुछ करके ऐसे है, मतलब कल्कि का अवतार जब आज से कई सालों बाद जब आएगा तो उस समय क्या होगा, एक इमेजिनेशन है, उस समय क्या होगा। अब आप सभी के दिमाग में एक पिक्चर घूम गई होगी। तो ठीक इसी प्रकार आपको आयुर्वेद को सोचना है कि आज से हजारों वर्ष पहले जब शून्य था, चिकित्सा जगत शून्य था, उस समय पहली लाइन कैसे लिखी गई होगी, वो पहला ज्ञान कैसे लिया गया होगा, कैसे
आयुर्वेद में इंसान की हर प्रक्रिया के बारे में इतना डिटेल में लिखा गया होगा। दैट्स अ पॉइंट टू बी नोटेड फॉर वे ऑफ थिंकिंग अकॉर्डिंग आचार्यज। हमारे आचार्य किस तरीके से सोचते रहे होंगे, बस उस सोच को आपको पकड़ना है। यदि आपने पकड़ लिया तो समझ लीजिए सारा खेल समझ में आ गया। हम संहिता को बोरिंग तरीके से पढ़ते हैं। संहिता जब खोलते हैं तभी आलस आने लगता है, 2-3 जमाइयाँ आ जाती हैं और सो जाते हैं। और कॉलेज में सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं। मैंने चरक संहिता को जब सेकंड प्रॉफ में था तब चरक संहिता पूर्वार्ध आई थी, मैंने लगभग 10 से 15 बार और ज़्यादा ही बार चाट लिया होगा। मुझे समझ में नहीं आती थी, वो मजबूरी थी मेरी कि मुझे समझ में नहीं आ रही है लेकिन चाटना है। तो जब मैंने चाटना मीन्स पारायण करना शुरू किया, जब मैंने रेगुलर उसको पढ़ना शुरू किया, तो बाद में जब मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए मेरे फ्रेंड्स के द्वारा या कहीं से, तो मैं उनके पीछे के कंसेप्ट्स बताने लगा उनको। समझिए इस पॉइंट को, मैं ना श्लोक बता रहा था ना मैं चीज़ें बता रहा था, मैं कंसेप्ट्स बता रहा था। चरक कैसे लिखी गई है मैं ऐसे बता रहा था। तो वहाँ मेरे माइंड में क्लिक हुआ, यार मैं क्या पढ़ रहा था और मुझे समझ में क्या आया है। ये बहुत अच्छी सुंदरता है हमारे वेदों की। कहा जाता है ना कि वेदों को जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार कुछ नया लेकर के आओगे। तो पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि आपको रेगुलर संहिता का पारायण करना है। कोई सी भी पकड़ लीजिए, जरूरी नहीं है चरक, सुश्रुत, भागवत, कोई सी भी। मैं चरक पकड़ चुका हूँ, भागवत पे काम चल रहा है, सुश्रुत पे अभी रनिंग में है, भागवत इन दैट मीन्स अष्टांग हृदय पर काम चल रहा है मेरा। और मैंने काफ़ी समय पहले संहिता की दुनिया करके एक क्लासेस भी स्टार्ट की थी। तो वहाँ मैंने करने का उद्देश्य ये था कि मैं फिर से अपनी हैबिट बना सकूं, और मैंने फिर से हैबिट डेवलप की क्योंकि बीच में हैबिट ब्रेक हो गई थी। तो आपको संहिता का पारायण करना है, कुछ लेकर के आप नया निकलोगे, ये मेरी 101% या 1000% आप समझ लीजिए, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अब जब पहली लाइन लिखी गई होगी तो उन्होंने पहली लाइन के लिए क्या सोचा होगा। तो पहली लाइन के लिए उन्होंने सुपरफिशियली देखा होगा, यार जिस प्रकार इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है ऐसी बॉडी के स्ट्रक्चर की और भी चीजें यहां चल रही हैं। जिस प्रकार हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है उस प्रकार यार ये भी हीटेड हो रहा है, गर्मी लग रही है। जैसे हमारी बॉडी से यूरिन यानी पेशाब निकल रही है, यानी पानी निकल रहा है, ऐसे सोच रहे होंगे सिंपल वो, यार नदियों में पानी बह रहा है। कोई डेड बॉडी मान लो उनको मिल गई, उन्होंने देखा यार लंग्स के अंदर इतनी सारी चीजें फैली हुई हैं। कोई पत्ती मिल गई, पत्ती को देखा उन्होंने, पत्ती के अंदर सारी चीजें दिख रही हैं, उनकी वेंस जो आपको दिखती हैं, डायग्राम से आप समझ सकते हैं। हमारे लंग्स के अंदर जब चीजें जाती हैं तो इस प्रकार से एक जालनुमा स्ट्रक्चर फैला रहता है। और ऐसे ही अगर किसी लीफ को आप देखें तो उसके अंदर भी वेंस इस प्रकार से होती हैं, ऐसे फैली रहती हैं। या आप किसी बड़े पेड़ को दूर से देखिए तो उसकी शाखाएं जब आपस में मिलती हैं तो वो भी इस प्रकार से मिली रहती है, जिसको लोक शात में लोक पुरुष जो है परिकल्पना उसके रूप में जाना जाता है कि जो इस दुनिया में है वो हमारे शरीर में है। तो समझिए उन्होंने किस तरीके से समझा कि जो इस दुनिया में है वो हमारे शरीर में है। तो सबसे पहले बाहरी दुनिया को समझना शुरू कीजिए। तो उन्होंने सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को, हवा को, पानी को, सब चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व करना शुरू किया। अब हवा क्या क्या काम करती है उन्होंने वही उठा करके एज इट इज वात दोष में लिख दिया। भाई वात दोष सबसे दारुण कर्म करने वाला दोष है, सबका नाश करने वाला दोष है और सबको जीवन देने वाला दोष है। यही चीज आप वायु में देख लीजिए, हवा के अंदर। भाई अगर हवा ना हो तो आप मर जाओ, हवा ना हो तो आप अपनी बात को दूसरी जगह तक कन्वे ना कर पाओ, हवा ना हो तो आप अपनी बॉडी को उसके टेम्परेचर को मेंटेन ना कर पाओ। अगर हवा बिगड़ जाए मींस अगर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए तो क्या हो सकता है, आप समझ रहे हैं। इसी प्रकार बॉडी में यदि वात का प्रकोप हो जाए
तो क्या हो सकता है? आंधी तूफान आएगा तो तोड़ेगा फोड़ेगा नुकसान करेगा। अगर वात दोष प्रकोपित हुआ तो वात के स्थान जो जो हैं सबसे पहले उनको विनष्ट करेगा। कोई भी वातज व्याधि आप ले लीजिए, सबसे पहले वात के स्थानों में समस्या दिखना स्टार्ट हो जाएगी। और वात दोष के प्रकोप होने के कारण क्या हैं? दो हैं, एक धातु क्षय और एक आवरण। और यही चीज अगर बाहरी तूफान में देखें, आंधियों में देखें तो क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा तूफान आंधियां किन क्षेत्रों को नष्ट करते हैं? सबसे ज्यादा बाढ़ें किस क्षेत्र में आती हैं? जहां पर पेड़ पौधे कम होते हैं। इन दैट मीन्स खाली जगह होती है, उन जगहों पर बवंडर ज्यादा बनता है। क्यों? धातु क्षय मान लीजिए उस चीज को एक तरीके से, क्योंकि एयर को स्पेस मिल जाता है फैलने के लिए। सॉइल इरोजन सभी ने पढ़ा होगा, मृदा अपरदन सभी ने पढ़ा होगा। तो सॉइल इरोजन से बचाने के लिए क्या करते थे? सॉइल इरोजन से बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने के लिए बताया जाता था। मतलब उस जगह को भरना है, आपको ठसमाठस भर दीजिए। प्रकृति को शांत करना है तो प्रकृति से ही भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं बिल्डिंग्स बना करके आप भरोगे। इतना सिंपल बेसिक सिद्धांत था कि उस बेसिक सिद्धांत को हम आज प्रकृति से जोड़ करके नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हमें आयुर्वेद समझ में नहीं आ रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर आप पित्त दोष को देखें तो, ठीक इसी प्रकार आप कफ दोष को देखिए। जस्ट इमेजिन इस प्रकार की चीजों को, ये आप इमेजिनेशन करना शुरू करेंगे तो आपको सारी चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर पंचमहाभूत की गणना जब की गई है तो पंचमहाभूत का निर्माण कैसे हुआ है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसी क्रम में आपको पंचमहाभूत के बारे में बात करनी है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है बात करने का। सबसे पहले स्पेस क्रिएशन हुआ, जिसको आप ब्रह्मांड कह दीजिए। फिर वायु क्रिएट हुई। बिना वायु के गति नहीं होती और बिना गति के बिग बैंग थ्योरी भी पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए आपस में ग्रह टकराए तो क्यों टकराए भाई? कुछ ना कुछ तो था उनको टकराने के लिए। आप कहीं भी चले जाइए, एवोल्यूशन थ्योरी पर चले जाइए, बिग बैंग थ्योरी पर चले जाइए, किसी भी जगह जाएंगे, दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सिद्धांत है, आपको मानना पड़ेगा। और इतना डिटेल में जाके आचार्यों ने इसकी गणना की है। क्यों की है? क्यों बोला है कि आयुर्वेद ब्रह्मा ने बनाया है? इसके पीछे एक हाइपोथेसिस लेकर के चलते हैं, जो मैं मानता हूं, जो मैं अपने आयुर्दृष्टि क्लिनिकल क्लासेस में कई डॉक्टर्स उसके भी यहाँ जुड़े हैं, जो मैं वहाँ पर भी बताता हूँ, यहाँ पर भी बताऊँगा कि आज एलोन मस्क जी को सभी जानते हैं। वो एलोन मस्क जी मंगल ग्रह पर, मार्स पर एक कॉलोनी बसाने की सोच रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में पृथ्वी का नाश होना है, वो खत्म हो जाएगी। तो हम यहाँ की बेस्ट स्पीसीज को, बेस्ट मानव सभ्यता को, बेस्ट चीज़ों को उठा करके वह मंगल ग्रह पर ले जाएंगे ताकि नए जीवन की शुरुआत वहाँ से हो। क्योंकि मुझे आपको किसने बनाया है ये किसी को नहीं पता, सिर्फ थ्योरियाँ चल रही, चाहे डार्विन ले लो, चाहे लैमार्क ले लो, या कोई सी भी ले लीजिए आप, ये थ्योरियाँ चल रही हैं। जैसे जैसे एविडेंसेस मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे थ्योरियाँ चेंज होती जाएंगी आने वाले फ्यूचर में। तो आज की डेट में हम सोच रहे हैं कि पृथ्वी से जाकर के हम मंगल ग्रह पर जाकर के कॉलोनी बसाएंगे। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी जैसा कोई और ग्रह कहीं मौजूद रहा होगा, और आज से हजारों साल पहले उन लोगों ने ये इमेजिन किया होगा कि भैया ढूंढ लो, क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन हमने फैला दिया, या वो सारी चीज़ें कर दी जो आज हम कर रहे हैं और करने वाले हैं इन फ्यूचर। वो सारी चीज़ें उन्होंने उस ग्रह पर कर रखी थी। तो उनमें से कोई एलोन मस्क रहा होगा उस समय का, उसने जाकर के पृथ्वी को ढूंढ लिया। प्लीज़ माइक ऑफ कर दीजिए सर, जिनका ऑन हो।
तो वहाँ पर जिस प्रकार से उन लोगों ने इस पृथ्वी को ढूंढा और यहाँ पर बेस्ट स्पीसीज ला करके छोड़ के गए, और साथ में वो वेद पकड़ा के चले गए कि यार आने वाले फ्यूचर में अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो इन चीज़ों को आप कर लेना, इन चीज़ों को आप कर लेना। तो ब्रह्मा जी से कहाँ पर आया, कहाँ से कैसे आया, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं दूसरे ग्रह से ये चीज़ आई है। सो जो यहाँ पृथ्वी पर सिद्धांत चलेगा वो अन्य जगह चलेगा। इसलिए आप कहीं भी वात दोष को लगा दीजिए, कहीं भी पित्त को लगा दीजिए, कहीं भी कफ को लगा दीजिए, वो चलना ही चलना है। और त्रिदोष सिद्धांत जो है वो सबसे बेस्ट सिद्धांत है चिकित्सा का। तो सबसे पहले आपको तीनों दोषों को समझना है। आपका पहला उद्देश्य क्या होगा? तीनों दोषों को समझना है। और तीनों दोषों को समझने का प्रोसीजर क्या है? तीनों दोषों को समझने का प्रोसीजर आपका होना चाहिए कि सबसे पहले आप उसके गुणों को समझेंगे, सबसे पहले आप उसके गुणों को समझेंगे, जिसमें कुछ शारीरिक गुण हैं, कुछ मानसिक गुण हैं, जैसे तत्व, रूक्ष, लघु, शीता, खर, सूक्ष्म, श्लो, अनिला, पित्तम, सायस्ने, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, लघु, विश्रम, सरम, ध्रुवम। इस प्रकार से जो गुण बताए हैं वात, पित्त, कफ के, उन गुणों को समझिए। रूक्ष कैसा दिखता है अपने आसपास देखिए। स्नेह और स्निग्ध में क्या अंतर है, इस चीज को समझिए। स्निग्ध क्या है, स्नेह क्या है। स्निग्ध में चिपचिपापन होगा, स्नेह में ज्यादा चिपचिपापन नहीं होगा। दैट इज नॉट स्टिकी, बट स्निग्ध हल्का फुल्का स्टिकी होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। और स्नेह में कंसंट्रेशन कम होगा, सांद्रता उसकी कम होगी। तो जो स्नेह और स्निग्ध पार्ट है, स्निग्ध कफ में है, स्नेह पित्त में है। अगर वही पित्त उष्णता की वजह से कफ से जुड़ जाता है तो कफ के स्निग्ध मटेरियल को लिक्विडिफाई करके पतला नहीं कर देगा। कैसे करेगा समझिए। जब कहीं हीट जनरेट होती है तो हीट जनरेट होने के बाद वहां का जितना जलीयांश होता है वो बगल में निकल लेता है, साइड में निकलना शुरू हो जाता है। आप चाहे वेपराइजेशन समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए। और वो जो जलीयांश बॉडी के अन्य धातुओं से निकलेगा तो वो जाकर के कहां पहुंचेगा? वो कफ से मिल गया तो कफ के जो स्निग्ध गुण है उसकी सांद्रता को कम करेगा, तो वो स्नेहांश में क्रिएट हो जाएगा। अगर इस चीज को उठा करके मैं स्टमक पे रख दूं, अमाशय पे रख दूं तो अम्ल पित्त बन जाएगा। और इसी चीज को उठा करके मैं पक्वाशय में ले आऊं या ग्रहणी के स्थान पे ले आऊं तो आईवीएस बन जाएगी, पक्वाशय में ले आऊं तो अतिसार बन जाएगा। थोड़ा सा वायु की प्रक्रिया और कर दूं तो बात पित्त प्रदान वातज अतिसार हो जाएगा, मतलब पित्त की बहुत ज्यादा दुष्टि हो गई है और हॉट फ्लैशेज उसको आने लगेंगे। तो ये हमने बाहर की चीज को देखा और अंदर बॉडी के अंदर महसूस किया। तो ये आपका वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए। पहला आपको दोषों के गुणों को पकड़ना है, दूसरा फिर आपको दोषों के कर्मों को समझना है। पढ़िए, महसूस कीजिए, पेशेंट में देखिए। शुरुआती दौर में प्रैक्टिस में यदि आपको पेशेंट को समय देना पड़ रहा है तो बिल्कुल मत डरिए। कहाँ दौड़ के जाना है, कहाँ भागना है। 1 से 2 महीने अगर आपने मेहनत कर ली, तीसरे महीने ऑटोमेटिकली पेशेंट को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से गुण उसमें बड़े होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, इस प्रकार का कुछ वो कोटेशन आता है ना। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो चीजें आपको आने लगेंगी। तो ये चीजों को आप जब समझेंगे, पहला आपको गुण, दूसरा आपको उसके कार्यों को पकड़ना है और बाहरी वातावरण से आपको उन चीजों को कैचअप करना है कि बाहर क्या चल रहा है और ये मेरी बॉडी में कैसे चल सकता है। एक एग्जाम्पल देता हूं, एक और एग्जाम्पल। आटा है, आटा ले लीजिए। आटा मुलायम है, गीला है, उसके ऊपर जो हेयर ड्रायर आता है, ये ऐसा एक्सपेरिमेंट हम करते रहते थे कॉलेज टाइम में, मज़ा आता था, आप भी कीजिए। हेयर ड्रायर को उस आटे के ऊपर घुमाइए, घुमाना शुरू कर दीजिए।
और कुछ देर बाद वो बहुत हार्ड हो जाएगा, बहुत हार्ड। इस चीज को आप समझिए कि कफ के ऊपर जब बात की प्रक्रिया होती है तो किस प्रकार ग्रंथि का निर्माण होता है, वो भी हार्ड ग्रंथि का, बहुत ज्यादा हार्ड हो। और यदि बात और पित्त दोनों की प्रक्रिया होगी तो वो ज्यादा हार्ड नहीं होगी, मुलायम होगी। आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि बात के रूक्ष गुण ने, कौन सा गुण वहां पे आया, वात के रूक्ष गुण ने कफ के जलियांश को सुखा दिया। मतलब जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान है, कफ उसमें से जल महाभूत को अलग से चटका दिया कि तू भाग, या उसकी मात्रा कम कर दी। और यही हमारी बॉडी में फाइब्राइड को ले लीजिए, यही हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रंथीज को ले लीजिए, तो आप उस चीज को क्लैरिफाई कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अब उसके बाद जो कि यहां एक आपको स्लाइड में दिख रहा है कि बेसिक प्रिंसिपल्स आर गोल्डन सीक्रेट ऑफ आयुर्वेदा, ये सीक्रेट्स है। आप अगर दोष, धातु, मल, स्रोतस, जो कि अभी मैं आगे डिस्कस करने